शुक्रवार को आखिरी के 15 मिनट में निफ्टी लगभग 300 पॉइंट क्रैश हो गया। अब इसका रीजन बताया जा रहा है कि एमएससीआई में रीबैलेंसिंग हुई, जिसके चलते ये हुआ। हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है? नहीं, ये लगभग साल में 4 बार होता है रीबैलेंसिंग एमएससीआई का। तो क्या एमएससीआई ने सिर्फ वेटेज घटाया? तो वेटेज घटाया मतलब क्योंकि स्टॉक का अगर इंपॉर्टेंस उनके इंडेक्स में कम हो जाता है तो उस स्टॉक को, उस इंडेक्स को फॉलो करने वालों को बेचना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वेटेज कम कर दिया। तो क्या एमएससीआई ने सिर्फ वेटेज कम किया? नहीं, कुछ जगहों पे बढ़ाया भी। तो फिर ये सेलिंग ही क्यों हुआ? तो ये मार्केट का मूड हमको बताया जा रहा है कि जहाँ पे मार्केट का मूड फिलहाल खराब है तो हर नेगेटिव न्यूज को पॉजिटिव न्यूज के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसके चलते ये करेक्शन आता है। अब इस हफ्ते में बचे कुछ जो Q4 के रिजल्ट्स आने बाकी है, वो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइस पे असर डालेंगे। फिर इस हफ्ते में जीडीपी का भी डेटा आना है, जीएसटी के कलेक्शन का भी डेटा आना है। इस हफ्ते में फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी भी डिसाइड होने वाली है, बाई मंथली पॉलिसी। ये सारी डेटा हैवी वीक है, तो मूड खराब है, मार्केट खराब न्यूज ढूंढेगा गिरने के लिए। तो फिलहाल एलिफेंट इन द रूम क्या है? तो वीक मॉनसून दिख रहा है एल नीनो के इफेक्ट के चलते। तो ये बहुत बड़ा एलिफेंट इन द रूम है जो शायद हमारा जो रैली के जो चांसेस है उसको और कम कर रहा है। ईरान और यूएस का वॉर तो चल ही रहा है, उसके न्यूज़ का सीधा सीधा असर पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर, उसका सीधा सीधा असर पड़ता है यूएसडी आईएनआर के एक्सचेंज रेट पर, और फिर बाद में इसका इनडायरेक्ट असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अगर आप चार्ट्स फॉलो करते हो, टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेते हो, तो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बढ़िया तरीके की रेंज बनी हुई है जिसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। डाउन साइड में 23,300 से लेकर 23,800 तक का एक सपोर्ट जोन हमने मार्क किया था कुछ हफ्तों पहले, वो अभी भी इंटैक्ट है, उसी के बीच में प्राइजेस झूल रही है। और फिर ऊपर 24,000 क्रॉस करने के बाद फिर 24,400 से लेकर 24,500 600 तक का एक रेजिस्टेंस है। अब वहां तक तो दिल्ली दूर है क्योंकि फ्राइडे के करेक्शन ने हमको 23,300 के करीब पहुंचा दिया है। तो जब तक हम इस रेंज से बाहर नहीं निकलते हैं तो इसी रेंज के बॉटम पे बाइंग होती रहेगी, टॉप पे सेलिंग होती रहेगी। एज ए ट्रेडर जो पिछले कुछ हफ्तों से हमारे लिए काम कर रहा है वो इस हफ्ते भी काम करेगा। एक तो लिवरेज ट्रेड्स नहीं लेने हैं, उधार का पैसा इस्तेमाल नहीं करना है ट्रेडिंग में, और दूसरा शॉर्ट टर्म व्यू रखना है। बहुत वॉलिटिलिटी है, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आ रही है और उसका असर प्राइस पे हो रहा है। एफ एंड ट्रेडर बड़ी मूवमेंट के इंतजार में होता है। अब बड़ी मूवमेंट तब कैच करने को मिलती है जब इवेंट से पहले या फिर उसके एंटिसिपेशन में हम लोग कुछ बाय करते हैं, कॉल पुट फ्यूचर्स बाय सेल करते हैं। तो ये फिलहाल एज एफ एंड ट्रेडर मुझे बिल्कुल भी अवॉइड करना है। एंटिसिपेशन में बाइंग सेलिंग करना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फिलहाल बहुत 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 ज्यादा रिस्की हो सकता है। एज ए इन्वेस्टर मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। अगले 2 हफ्तों में, अगले 2 महीनों में क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, बट अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो अगले 2-3 सालों में मुझे पक्का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। फिर वहाँ पे एज ए इन्वेस्टर मेरा ध्यान होना चाहिए, ऐसी जगहों पे मेरी बाइंग होनी चाहिए, और फिर उन्हीं जगहों पे मेरी एवरेजिंग भी हो सकती है।